Hello, myself Asit Kumar Patnaik. Today I will discuss Central Civil Services Leave Rules 1972, and in this rule I will discuss casual leave and extraordinary leave. Both the leaves are very important one. My channel name is Asit Sarikumania, so please subscribe my channel Asit Sarikumania and like my video. So casual. First, I will discuss casual leave. Casual leave is not a recognized form of leave at all. Actually, casual leave को हम recognize leave के आकार में नहीं ले सकते. Casual leave is granted to enable a government servant to attend to sudden or unforeseen needs or tasks. कभी जरूरत समय में हमको कैजुअल लीव लेना है, कभी कोई अनफोर्सिन नीड्स है, कभी कोई सडन टास्क है, उस समय हम कैजुअल लीव जो हमारा लीव अथॉरिटी है उनका ग्रांट से हम कैजुअल लीव ले सकते हैं. ए पर्सन ऑन सीएल इज कंसिडर्ड टू बी ऑन ड्यूटी, दैट इज टू से सीएल कैजुअल लीव इज नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी. कैजुअल लीव को हम एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी से नहीं ले सकते. ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑन ड्यूटी. इसको कभी भी हम एब्सेंट के आकार में नहीं ले सकते. सीएल एंटाइटल्ड फॉर 8 days इन ए कैलेंडर ईयर फॉर दोज हैविंग 17 हॉलीडेज. जिनको 17 दिन का हॉलीडेज मिलता है ईयर में, वो 8 days सीएल का एंटाइटल होते हैं. जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ईयर में 17 नेशनल हॉलीडेज होता है, तो इसके वजह से जो एम्प्लॉइज है उनको 8 days का सीएल प्राप्त होता है. दो ज्वाइनिंग इन द मिडिल ऑफ द ईयर कैन बी अलाउड टू एंजॉय द फुल 8 days और ओनली द प्रोपोर्शनेट डेज corresponding to number of months left in the calendar year at the discretion of the competent authority. हमको मालूम होना चाहिए कि हमको 12 months में 8 days का सीएल मिलता है. कभी कोई मिडिल में ज्वाइन करता है तो उसको प्रोपोर्शनेट के आकार में उसको कैजुअल लीव मिलता है, और अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑल्सो the employee join in the middle can be allowed the full 8 days. but generally क्या होता है ना, proportionate days का सीएल प्राप्त होता है जो एम्प्लॉई मिडिल ऑफ द ईयर में ज्वाइन करता है. कितना मंथ कैलेंडर ईयर में लेफ्ट है उसके हिसाब से मिलता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, CL can be combined with vacation, holidays and special casual leave, but not with any other kind of leave. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम होता है, केवी का प्रिंसिपल एग्जाम, जेएनवी का प्रिंसिपल एग्जाम, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैजुअल लीव, वैकेशन, हॉलीडेज एंड स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन हो सकता है, मगर और कोई लीव के साथ वो कंबाइन नहीं हो सकता. जैसे अर्न लीव है, ईएल है, जैसे हाफ पेड लीव एचपीएल है, जैसे कम्यूटेड लीव है, और कोई भी लीव में ये कंबाइन नहीं हो सकता. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली वैकेशन, हॉलीडेज एंड स्पेशल कैजुअल लीव के साथ सीएल कंबाइन हो सकता है. Next one, holidays falling during a period of CL are not counted as part of CL. ये ऑलरेडी हम CL ले चुके हैं और उसके बीच में कोई हॉलीडेज आ जाता है तो वो CL में काउंट नहीं होगा. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे में 4 days का CL लिया, मगर उसके अंदर सपोज वेडनेसडे एक नेशनल हॉलीडे है, इसीलिए मैं 4 days का सीएल लिया. मंडे, ट्यूसडे, मेरा एग्जाम्पल के हिसाब से मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे नेशनल हॉलीडे है, थर्सडे फ्राइडे में 4 डेज का सीएल लिया, क्लियर। मंडे टू फ्राइडे एक्चुअली 5 डेज होता है, मगर वेडनेसडे एक नेशनल हॉलीडे है, तो वो जो नेशनल हॉलीडे होगा वो सीएल में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटरडे संडे पब्लिक हॉलीडेज वीकली ऑफ्स कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड टू सीएल। इसको थोड़ा मैं एलाबोरेट करना चाहता हूं। जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे सीएल लिया, 5 डेज का सीएल लिया मंडे टू फ्राइडे, जैसे संडे होता है वो प्रीफिक्स हो गया। जैसे सैटरडे से मैं हेडक्वार्टर छोड़ दिया, सैटरडे इवनिंग मेरा काम कंप्लीट होने के बाद जस्ट आई लीव द हेडक्वार्टर, संडे प्रीफिक्स हो गया। मेरा जो सीएल में लिया मैं मंडे टू फ्राइडे लिया, फिर सैटरडे सपोज सेकेंड सैटरडे है वो हॉलीडेज हो गया, और नेक्स्ट संडे, तो सैटरडे संडे वो सफिक्स हो गया। जैसे मेरा जो सीएल में लिया मंडे टू फ्राइडे, बट जस्ट प्रायर ऑफ मंडे संडे इट इज प्रीफिक्स हो गया, और सैटरडे सेकेंड सैटरडे है और संडे हॉलीडे हो गया, वो दोनों सफिक्स हो गया। तो सैटरडे संडे एनी पब्लिक हॉलीडे वीकली ऑफ्स कैन बी प्रीफिक्स्ड और सफिक्स्ड टू सीएल। सीएल कैन बी टेकन व्हाइल ऑन टूर। जब हम टूर में, सपोज कोई एम्प्लॉय टूर में गया है, उसको वो सीएल लिया, जिस दिन वो सीएल लिया उस दिन उसको डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, उसको डीए प्राप्त नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो टूर में गया और जिस दिन वो सीएल लिया, वो सीएल के दिन उसको डियरनेस अलाउंस और डीए नहीं मिलेगा। सीएल कैन बी टेकन फॉर हाफ ए डे ऑल्सो। हम सीएल हाफ ए डे ले सकते हैं। सीएल नॉर्मली शुड नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 5 days एट ए टाइम एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएल हम एक ही समय 5 दिन ले सकते हैं, 5 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते। ज्यादा ले सकते हैं कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, हमारा जो लीव अथॉरिटी है हमको लीव देंगे, मगर नॉर्मली एक्चुअली एक ही समय हम 5 डेज का सीएल ले सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 5 डेज का सीएल एक समय में हम ले सकते हैं, 5 डेज से ज्यादा नहीं ले सकते। 5 डेज से ज्यादा कब लेंगे? जब कोई एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस आएगा, और द स्पेशल सर्कमस्टांसेस कैन बेसिकली judged by the living authority, and the living authority actually decide. But actually normal केस में एक ही समय हम 5 डेज का, मैक्सिमम 5 डेज का सीएल ले सकते हैं। एलटीसी कैन बी अवेल्ड व्हाइल ऑन सीएल। जब हम सीएल में हैं तब हम लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी हम ले पाएंगे। एलटीसी कैन बी अवेल्ड व्हाइल ऑन सीएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सीएल कैन नॉट बी कंबाइंड विथ ज्वाइनिंग टाइम। जैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर में हमको ज्वाइनिंग टाइम जो होता है, इसमें सीएल उसमें कंबाइन नहीं होगा। जब ट्रांसफर होता है अप टू 1000 किलोमीटर हमको 10 डेज का ईएल मिलता है। जब हमारा ट्रांसफर हुआ, वो ट्रांसफर बेनिफिट में विद इन 1000 किलोमीटर रेडियस हमको 10 डेज का ईएल मिलेगा। मोर देन 1000 टू 2000 12 डेज का ईएल मिलेगा, और मोर देन 2000 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर टू द ज्वाइनिंग स्टेशन, मोर देन 2000 किलोमीटर हो जाएगा तो 15 ईएल मिलेगा। तो ज्वाइनिंग टाइम में सीएल कंबाइन नहीं होगा। सीएल एंड ईएल कैन नॉट बी कंबाइंड। मैं पहले से बताया, ओनली वैकेशन, हॉलीडेज एंड स्पेशल कैजुअल लीव के साथ सीएल कंबाइन हो सकता है, और कोई भी लीव के साथ सीएल कंबाइन नहीं होगा। तो सीएल अर्नड लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। कोई भी एचपीएल, कम्यूटेड लीव, इसमें सीएल
कभी भी कंबाइन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, half paid days leave should be debited on the CL account of an employee for each late attendance. If a government servant comes late to the office due to unavoidable reasons, the competent authority can condone late attendance up to 1 hour, not more than twice in a month. कभी कभी हमारा अटेंडेंस लेट हो सकता है, मगर एक मंथ में हमको 2 बार हमारा जो अथॉरिटी हमको छूट दे सकता है। जैसे हमारा लेट अटेंडेंस अप टू 1 आवर हो सकता है, कोई बेसिकली अनअवॉइडेबल रीजंस, कोई सपोज मेडिकल केस में हमारा लेट हो सकता है अप टू 1 आवर, तो ये महीने में एक्चुअली 2 बार होना चाहिए। 2 बार से ज्यादा होगा तो हाफ डे लीव हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ पेड डेज लीव शुड बी डेबिटेड ऑन द सीएल अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर ईच लेट अटेंडेंस। कभी भी लेट अटेंडेंस होता है तो लीव अथॉरिटी के पास पावर है, वो हाफ डे सीएल लगा सकता है। पर कभी कभी क्या होगा, कभी अनअवॉइडेबल रीजंस में हमारा लेट होता है अप टू 1 आवर, तब ये महीने में एक्चुअली मंथ में 2 बार होगा, 2 बार से ज्यादा नहीं होगा और लीव अथॉरिटी उसको माफ कर सकता है। ओके, ये कैजुअल लीव के ऊपर हो गया। अभी हम चलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओएल इसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईओएल इज ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल और अदर लीव इज एडमिसिबल बट द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट फॉर ईओएल इन राइटिंग। हमारा खाते में जो हमारा सर्विस बुक है उसमें कोई भी लीव नहीं है तो ये लीव हम ले सकते हैं। कभी कभी क्या है, अदर लीव्स है, जैसे ईएल है, एचपीएल है, कम्यूटेड लीव है, मगर एक एम्प्लॉय डिमांड करता है कि वो ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना चाहता है, ठीक है, तो 2 चीज में होगा। एक में हमारा खाते में है, लीव है, अदर लीव है, जैसे अर्न्ड लीव है, कम्यूटेड लीव है, हाफ पेड लीव है, मगर एम्प्लॉय चाहता है कि वो ईओएल लेगा। कभी कभी हमारा खाते में कोई लीव नहीं है तो हम ईओएल लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईओएल इज ग्रांटेड व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल और अदर लीव इज एडमिसिबल बट द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट फॉर ईओएल इन राइटिंग। फॉर परमानेंट एम्प्लॉइज लीव इज ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम 5 years फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए मैक्सिमम 5 years लीव हो सकता है, कोई भी लीव हो सकता है। 5 years के बाद ये सोचेंगे कि वो जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। लीव इज ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम 5 years फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लीव। ओके, नो सेपरेट लिमिट फॉर ईयर, कोई यो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का कोई सेपरेट लिमिट नहीं है। कोई भी लीव हम मैक्सिमम 5 year तक हम ले सकते हैं, ठीक है। 5 years के बाद यह माना जाएगा कि वो एम्प्लॉय जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि ईओएल का कोई सेपरेट लिमिट नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का। इट मीन्स वही रूल लागू होगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में चला गया तो मैक्सिमम कितना होगा, 5 years। ईओएल शैल ऑलवेज बी विदाउट लीव सैलरी, कोई लीव सैलरी नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जाता है तो उसको लीव सैलरी प्राप्त नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी एम्प्लॉइज के लिए, फॉर टेम्पररी एम्प्लॉइज बेसिकली 3 months जनरल लिमिट फॉर ऑल एम्प्लॉइज वेदर विथ और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी दे सकते हैं, उनको 3 months का ईओएल प्राप्त होता है। ये बेसिकली टेम्पररी एम्प्लॉइज के लिए। नेक्स्ट वन, 6 months फॉर एम्प्लॉइज विथ मिनिमम 1 year कंटिन्यूअस सर्विस। जो टेम्पररी एम्प्लॉइज है उनका सर्विस 1 year कंटिन्यूअस सर्विस हो चुका है,
तो फॉर कॉमन एलिमेंट्स के लिए, कोई भी कॉमन बीमारी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, एमसी मेडिकल, अगेंस्ट एमसी फॉर कॉमन एलिमेंट्स, एमसी इज मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट देकर उनको 6 मंथ्स का ईओएल दिया जा सकता है, मगर यहां पर एक कंडीशन है, उनका सर्विस 1 ईयर कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगेन फॉर टेम्पररी एम्प्लॉइज, 18 months EOL can be granted to an employee suffering from tuberculosis, leprosy, cancer or mental illness and undergoing treatment in a recognized clinic, hospital or under a specialist। ये बहुत क्लियर है। नेक्स्ट और एक है टेम्पररी एम्प्लॉइज के लिए, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years of continuous service an employee can avail 24 months EOL for the purpose of pursuing studies सर्टिफाइड टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जो टेम्पररी एम्प्लॉइज है उनका सर्विस 3 years हो चुका है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में वो स्टडी, परस्यूइंग स्टडीज, वो कोई हायर स्टडी करने के लिए चाहता है तो उसको 24 months का ईओएल प्राप्त होगा, मगर कंडीशन क्या है, 3 years कंटिन्यूअस सर्विस होने के बाद। Clear? For SC/ST employees, EOL can be granted for attending pre-examination training course at the notified center without any limit। ये जो सब है ये सब टेम्पररी एम्प्लॉइज के लिए है। The authority competent to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into EOL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम लीव अथॉरिटी, कभी एक एम्प्लॉय लीव अथॉरिटी का को इन्फॉर्म नहीं किया और लीव ले लिया और वो क्या हो गया, बोली ना, एब्सेंस विदाउट लीव हो गया, उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस, पीरियड्स ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव। कभी कभी क्या है, एक एम्प्लॉय छुट्टी में चला गया मगर लीव अथॉरिटी ने लीव को सैंक्शन नहीं किया, कि लीव अथॉरिटी का वो परमिशन नहीं लिया और वो लीव ले लिया। इट इज पीरियड्स ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव इसको कहा जाता है, इसमें सर्विस ब्रेक हो जाता है। तो इसी स्थिति में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में उसको कन्वर्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ EOL availed for the purpose of pursuing higher studies leading to award of degree or illness on medical certificate will count for annual increments and qualifying service for terminal benefits as well। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन मिल चुका है, कभी हम जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं उसमें हमको लीव सैलरी प्राप्त नहीं होता है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कोई स्टडी के लिए, हायर स्टडीज के लिए EOL ले लिया और कभी कोई सफरिंग इन इलनेस एंड मेडिकल सर्टिफिकेट वो सबमिट किया, उसी स्थिति में उसका एनुअल इंक्रीमेंट को काउंट किया जाएगा। जो ईयरली हमारा एनुअल इंक्रीमेंट होता है, जो हमारा बेसिक का 3% बढ़ता है एवरी ईयर, वो बंद नहीं होगा और जो भी हमारा जो बेनिफिट्स है वो सब प्राप्त होगा, मगर 2 कंडीशन में। एक, फॉर हायर स्टडीज, हम परमिशन लेकर हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, हमको डिग्री अवार्ड होगा, और कभी कभी क्या है, हम सफरिंग इन इलनेस और सबमिट द मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, ये दोनों स्थिति में हमारा एनुअल इंक्रीमेंट्स बंद नहीं होगा और जो बेनिफिट्स है वो बंद नहीं होगा, वो एज यूजुअल मैनर वो चालू रहेगा। मगर 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एनी अदर प्राइवेट पर्पज, ये सेकंड, EOL अवेल्ड फॉर ऑल अदर पर्पज विल नॉट बी काउंटेड फॉर इंक्रीमेंट एंड टर्मिनल बेनिफिट्स। और कोई प्राइवेट पर्पज के लिए हम EOL ले लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया, उसमें
जो हमारा इंक्रीमेंट काउंट होता है वो इंक्रीमेंट में काउंट नहीं होगा और वो टर्मिनल बेनिफिट्स जो है उसमें काउंट नहीं होगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी हम हायर स्टडीज के लिए जाएंगे और कभी कभी हम मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं कोई इलनेस कंडीशन में, और उसी स्थिति में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिए और जितना पीरियड के लिए हम ईओएल ले लिया वो एनुअल इंक्रीमेंट्स के लिए जितना दिन के लिए ईओएल हम लिया, एम्प्लॉइज लिया, वो काउंट होगा और जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स प्राप्त होगा, जो टर्मिनल बेनिफिट्स होता है। और कोई प्राइवेट पर्पज के लिए हम जब ईओएल लेते हैं, जो पीरियड के लिए हम ईओएल लेते हैं वो इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा और वो टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए काउंट नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी डाउट द डिसीजन ऑफ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल बी फाइनल। तो इसी मैटर में जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके उनका जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्राइवेट पर्पज के लिए कभी ईओएल लेंगे तो जो पीरियड के लिए लेंगे वो हमारा एनुअल इंक्रीमेंट में वो पीरियड काउंट नहीं होगा और हमारा जो बेनिफिट्स हमको प्राप्त होता है वो बेनिफिट्स हमको प्राप्त नहीं होगा। ओनली फॉर हायर स्टडीज और इलनेस अगेंस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट, इसी चीज में हमारा ये जितना पीरियड के लिए हम यूएल लेंगे वो एनुअल इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा और जो टर्मिनल बेनिफिट्स है उसमें काउंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 spells of UL intervened by any other leave will be considered as one spell for the purpose of maximum limit on UL। तो 2 spells का UL होता है और इट इज इंटरवेंड बाय एनी अदर लीव, उसके बीच में और कोई लीव हम ले लिया, 2 स्पेल यूएल के अंदर हम और कोई लीव ले लिया और वो वन स्पेल माना जाएगा, विल बी कंसिडर्ड एज वन स्पेल फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑन यूएल। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी लीव हम 5 साल तक ले सकते हैं, कोई भी लीव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 स्पेल्स ऑफ यूएल intervened by any other leave will be considered as one spell for the purpose of maximum limit on UL। Next one बहुत इंपॉर्टेंट है, extraordinary leave cannot be availed concurrently during the notice period when going on voluntary retirement। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट के लिए ऑलरेडी एम्प्लॉय को नोटिस हो चुका है, वो नोटिस पीरियड के अंदर वो एम्प्लॉय को ईओएल सैंक्शन नहीं होगा। ईओएल कैनॉट बी अवेल्ड कंकरेंटली ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड व्हेन गोइंग ऑन वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ही। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आसिफ सरीको मानिया एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक यू।